वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज हो गई है 24 मई 2020 और लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का टेस्ट नंबर 352। इस टेस्ट में फोकस करेंगे हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में क्या इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म एंटेंगलमेंट अवस्था में है का पता लगाने के लिए किस संस्थान ने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है। क्या इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म एंटेंगलमेंट अवस्था में है, इसका पता लगाने के लिए इनमें से किस संस्थान ने एक प्रोटोकॉल विकसित किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु इसरो यानी, सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। तो आईआईटी दिल्ली नहीं है, आईआईएससी बेंगलुरु नहीं है, इसरो नहीं है। इसका उत्तर है सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, ऑप्शन नंबर ए। तो सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस के शोधकर्ताओं ने क्या इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म एंटेंगलमेंट अवस्था में है का पता लगाने हेतु एक प्रोटोकॉल विकसित किया है। देखिए, एंटेंगलमेंट अवस्था क्वांटम सूचना प्रसंस्करण के कार्यों में मददगार साबित हो सकती है और एंटेंगलमेंट अवस्था बहुत ही नाजुक होती है और साथ ही वातावरण के माध्यम से फोटानों के पारगमन के दौरान एंटेंगलमेंट आसानी से खो जाते हैं। एंटेंगलमेंट को संसाधन के रूप में उपयोग करने हेतु यह जानना बेहद ज़रूरी है कि फोटान का युग्म एंटेंगलमेंट होता है। एंटेंगलमेंट की अवस्था को सत्यापन हेतु उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे उपकरणों को हैकरों के द्वारा हैक किया जा सकता है। एक डिवाइस है, डिवाइस इंडिपेंडेंट सेल्फ टेस्टिंग, एक विधि है ऐसी जिसके उपयोग से ऐसी संभावना को दूर किया जा सकता है। डिवाइस इंडिपेंडेंट सेल्फ टेस्टिंग विधि के माध्यम से एंटेंगलमेंट में दो फोटानों की अज्ञात क्वांटम अवस्थाओं को सत्यापित किया जा सकता है। तो एंटेंगलमेंट अवस्था न्यूज़ में है और इसके लिए एक प्रोटोकॉल विकसित किया है। इसका पता लगाने के लिए सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। पेंगोंग लेक, जो कभी कभी समाचारों में चर्चा का विषय बनी रहती है, के संदर्भ में कौन सा एक गलत है इनमें से। देखिए, जो पेंगोंग सो झील है, भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लद्दाख में स्थित है ये, और यह झील भारत चीन के पश्चिमी सीमा क्षेत्र में अवस्थित है और 135 किलोमीटर लंबी है। इसका 50% हिस्सा भारत द्वारा नियंत्रित है और 2015 के बाद से सबसे अधिक उल्लंघन इस क्षेत्र में हुए हैं। किस क्षेत्र में? भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो करेक्ट है यहाँ पर डी, बिल्कुल 2015 के बाद से सबसे अधिक LAC उल्लंघन के मामले इस क्षेत्र में देखने को मिले हैं। और दूसरा भी सही है, यह झील भारत चीन के पश्चिमी क्षेत्र सीमा में अवस्थित है और 135 किलोमीटर लंबी है। पेंगोंग झील जो है ये भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लद्दाख में स्थित है। अगर यहाँ जम्मू कश्मीर होता तो गलत हो जाता। तो करेक्ट है ए, करेक्ट है बी, करेक्ट है डी। तो करेक्ट इनकरेक्ट सी क्यों है? क्योंकि इसका 50% हिस्सा नहीं बल्कि 1/3 हिस्सा भारत द्वारा नियंत्रित है। तो ये है पेंगोंग लेक। तो देखिए, भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अवस्थित पेंगोंग सो झील 1/3 हिस्सा भारत के नियंत्रण में है। इस झील का 1/3 हिस्सा भारत के नियंत्रण में है। ये बहुत ही सुंदर झील है। इसको आपने देखा होगा किसमें? 3 इडियट मूवी में एक लास्ट वाला सीन है यहाँ पर, जहाँ पर चतुर रामलिंगम वायरस का पेन लेकर चला जाता है और फिर उसको बाद में पता चलता है कि जिस कंपनी के साथ वो कोलैबोरेशन करना चाहता है, मतलब अपने डील सैंक्शन करना चाहता है, वो सुपर कॉप उसका सहपाठी है इंजीनियरिंग कॉलेज का। उसका नाम क्या है? रणछोड़ दास छाछर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भौगोलिक अवस्थिति और संबंधित राज्य। देखिए, पेंगोंग सो के सामने लद्दाख लिखा है, इसको तो करेक्ट कर ही लोगे आप। सात ताल के सामने जम्मू कश्मीर लिखा है और सुरिनसर के सामने उत्तराखंड लिखा है। तो न्यूज़ में है पेंगोंग झील, इसके लिए इनको भी रखना पड़ा। अब बताइए, तो ये वाला तो करेक्ट है, लद्दाख में है पेंगोंग सो। सात ताल उत्तराखंड में, सुरिनसर जो है वो जम्मू कश्मीर में है। देखिए, जितने भी ताल हैं अधिकतर सात ताल हो गए, नौकुचिया ताल हो गए, भीमताल, तल्ली ताल, मल्ली ताल, नैनीताल, ये सारे के सारे कहाँ पर है? उत्तराखंड में है।
तो यहाँ इनकरेक्ट है दूसरा, इनकरेक्ट है तीसरा, करेक्ट केवल पहला ही है, तो केवल एक हो जाएगा इसका आंसर। तो पेंगोंग त्सो लद्दाख में हो गई, सात ताल उत्तराखंड में है। इसके अलावा पूछी जाए नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, तल्ली ताल, मल्ली ताल, ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सुरेनसर जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे से पढ़िए इसको, बड़ा सा पैसेज है। देखिए, यह उन 5 नदियों में सबसे लंबी है जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र से होकर बहती है। इसका उद्गम सिंधु नदी के स्रोत के 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। सिंधु की तरह यह तिब्बत हिमाचल प्रदेश पर शिपकिला दर्रे तक एक उत्तर पश्चिमी भाग को अपनाती है। यह शिवालिक श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह नैना देवी धार में एक गार्ज का निर्माण करती है। अब बताइए, उपरोक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस नदी की व्याख्या कर रहा है? गिलगित, श्योक, सतलुज या फिर झेलम? कुछ समझ में आ रहा है इसको पढ़कर? देखिए, आप यहाँ से इसको कर सकते हो, पकड़ सकते हो। यह शिवालिक श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले नैना देवी धार में एक गार्ज का निर्माण करती है। या फिर इसका उद्गम सिंधु नदी के स्रोत के 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। अगर मैं लिख देता यहाँ पर राक्षस झील से होता है, तो आप इसको पता लगा लेते हैं सतलज नदी है, तो सतलज ही है। वैसे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूज़ में है इसलिए पूछा गया है सवाल। तो सतलज नदी उन 5 नदियों में सबसे लंबी है जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र से होकर बहती हैं। यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है और पुराणों में सतलज को सतोद्री के नाम से जाना गया है। बात करें इसके उद्गम की, तो सतलज नदी का उद्गम सिंधु नदी के स्रोत के 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राक्षस झील, या कहीं कहीं किताबों में इसको लिखा राक्षस झील से होता है। सिंधु की तरह ये तिब्बत हिमाचल प्रदेश पर शिपकिला दर्रे तक एक उत्तर पश्चिमी मार्ग को अपनाती है। यह शिवालिक श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। अब बांध कौन सा बना है इसमें? तो देखिए, पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले सतलज नदी नैना देवी धार में एक गार्ज का निर्माण करती है, जहां प्रसिद्ध भाखड़ा नैंगल डैम का निर्माण किया गया है। देखिए, हरिके के बारे में समझे तो रूपनगर मतलब रोपण में मैदान में प्रवेश करने के बाद यह पश्चिम की ओर मुड़ती है और हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी में मिल जाती है सतलज। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल होते हैं? विशेष आहरण अधिकार मतलब SDR, स्वर्ण भंडार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास रिजर्व, और विदेशी परिसंपत्तियां जिसमें विदेशी कंपनियों के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा के रूप में। तो देखिए, किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में SDR तो शामिल होता ही है, स्वर्ण भंडार भी होते हैं, और IMF के पास रिजर्व ये भी होता है। विदेशी परिसंपत्तियां तो वहीं हैं, शेयर हो गया, डिवेंचर, बॉन्ड के माध्यम से। तो सारे के सारे तुम्हें डी है उसका उत्तर। UPSC का फेवरेट है सवाल, बहुत बार पूछा है पिछले 10 वर्षों में। तो किसी देश के भीतर एक विशेष समय में कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व या फिर आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 4 तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से? स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियाँ हो गई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रिजर्व हो गया, और विशेष आहरण अधिकार जिसको बोलते हैं SDR। अब देखिए, रिजर्व कोष या रिजर्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है, इसको भी सुन लीजिए, जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतः आपातकाल की स्थिति में किया जाता है। विशेष आहरण अधिकार की माने तो इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR। तो देखिए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है SDR, और IMF इसे SDR अपने सदस्य देशों को उनके आरक्षण के अनुपात में आवंटित करता है।
या तो सदस्यों कर लो या सदस्य देशों को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, हुनर हाट। हुनर हाट के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, देश में पहली बार हुनर हाट का आयोजन सितंबर 2020 में होना है। क्या चल रही है अभी? मई, तो समय है 3-4 महीने का। इस हुनर हाट की थीम क्या रखी गई है? लोकल से ग्लोबल रखी गई है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों के दस्तकारों को, शिल्पकारों को, कारीगरों को, हुनर के उस्तादों को मौका देने वाला हुनर हाट स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए है। बिल्कुल है। और बिल्कुल थीम क्या रखी जाएगी इसकी? लोकल से ग्लोबल। लेकिन ये दूसरी बार शुरू हो रहा है, पहली बार नहीं। गलत है स्टेटमेंट पहला वाला। पहले को एलिमिनेट करिए, आंसर लगा दीजिए केवल 2 और 3। तो देखिए, कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के बीच देश में एक बार पुनः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट का आयोजन सितंबर 2020 में लोकल से ग्लोबल थीम के साथ किया जाएगा। बीते 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला हुनर हाट के दुर्लभ हस्तनिर्मित स्वदेशी सामान आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। अब देखिए, देश के दूर दराज के क्षेत्रों में दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, हुनर के उस्तादों को मौका देने वाला हुनर हाट स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों का प्रमाणिक ब्रांड जो है वो बन गया है। हुनर हाट योजना के माध्यम से पारंपरिक शिल्पकला और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हुनर हाट के आयोजन के माध्यम से उत्पादों की बाजार तक पहुंच को भी आसान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे वर्ष 1842 के अफीम युद्ध में पराजित होने के बाद चीन ने ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। उसके बाद एक अलग भूभाग के रूप में इसका अस्तित्व सामने आया। लगभग 6 दशक के दौरान यह ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गया। 20वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन हुआ, जिसमें चीनी लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। वर्ष 1997 तक यह ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में रहा। यह कौन है? किसकी बात हो रही है? वुहान, हांगकांग, तिब्बत या सिंगापुर? ये इम्पोर्टेंट है न्यूज़ में। तो सिंगापुर तो यह है नहीं, ना ये तिब्बत है और ना ये वुहान है। इसका उत्तर है हांगकांग। तो देखिए, 1842 में चीन राजवंश के प्रथम अफीम युद्ध में पराजित होने के बाद चीन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हांगकांग द्वीप सौंप दिया। उसके बाद हांगकांग का एक अलग भूभाग के रूप में अस्तित्व में सामने आया। ये लगभग 6 दशक के दौरान चीन के लगभग 235 अन्य द्वीप भी ब्रिटेन के कब्जे में आ गए और हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गया। 20वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन हुआ, जिसमें चीनी लोग जो है वो सबसे ज़्यादा थे। अब देखिए, बड़ी संख्या में प्रवासियों के आगमन से हांगकांग के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में एक नई भूमिका निभाने में मदद की और चीन की अर्थव्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति के प्रभाव के कारण वर्तमान में हांगकांग सेवा आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन गया है। याद रखिएगा, हांगकांग 1997 तक ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में रहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में भारत का कौन सा पड़ोसी देश लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्शे पर दर्शाने के कारण विवाद का विषय बना हुआ है? कौन सा है ये? यह है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, नेपाल द्वारा अपने नए राजनीतिक नक्शे पर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपने क्षेत्र में प्रदर्शित किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में कृत्रिम विस्तार के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने इस तरह के अनुचित मानचित्र से पड़ोसी देश को बचने को कहा है। ऐसे कृत्य ना करे नेपाल। भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब नेपाल सरकार ने अपने संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपने क्षेत्र के तहत प्रदर्शित किया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, न केवल यूपीएससी सिविल सेवा के लिए अपितु किसी भी स्टेट के पीसीएस या दूसरे एग्ज़ाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अल्जाइमर डिसीज़, अल्जाइमर रोग के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है? देखिए, अल्जाइमर रोग में लोगों की स्मृति का ह्रास होता है
और वर्तमान में 40 लाख से अधिक लोग अल्जाइमर से जुड़ी भूलने की आदत के शिकार हैं। वर्तमान में चिकित्सा संबंधी ऐसी कोई विध्वंसक पद्धति नहीं है जो अल्जाइमर के अंतर्निहित कारणों का इलाज कर सकती हो। हाल ही में ध्यान से सुनिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने ऐसी सृजनात्मक सोच पर काम किया है जो अल्जाइमर रोग से जुड़ी भूलने की आदत को रोकने या कम करने में मदद कर सकती है। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने नहीं किया ऐसा। तो किसने किया है ऐसा? IIT गुवाहाटी ने। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने ऐसी सृजनात्मक सोच पर काम किया है जो अल्जाइमर रोग से जुड़ी भूलने की आदत को रोकने या कम करने में मदद कर सकती है। इस टीम ने अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांतों का अध्ययन किया और मस्तिष्क में न्यूरोटॉक्सिक अणुओं का संचय रोकने के लिए नए तरीकों की खोज की जो भूलने की आदत से जुड़े हैं। IIT गुवाहाटी टीम ने कम वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोग और मस्तिष्क में न्यूरोटॉक्सिक अणुओं को एकत्र होने से रोकने के लिए ट्रोजन पेप्टाइड्स के उपयोग जैसे दिलचस्प तरीकों की जानकारी की। अब है 10वां प्रश्न। हाल ही में अल-कायदा का आतंकवादी, उसका नाम है इब्राहिम जुबैर, समाचारों में रहा। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रश्न पूछा थंबनेल पर, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो 3 स्टेटमेंट है, इसके संदर्भ में बताना आपको कौन सा सही है। हाल ही में अमेरिका ने अल-कायदा के बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंप दिया है। इब्राहिम जुबैर 19 मई को भारत लाया गया और पंजाब के अमृतसर स्थित एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। इसको हैदराबाद का रहने वाला जुबैर अल-कायदा की फाइनेंसिंग का काम देखता था। देखिए, तीसरा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। अच्छा, अमेरिका ने इसको सौंपा है भारत को, या भारत ने अमेरिका को सौंपा है, या फिर रूस ने भारत को सौंपा है इसे? देखिए, अमेरिका ने ही इसको भारत को सौंपा है। करेक्ट है स्टेटमेंट, सारे के सारे करेक्ट हैं, ये उत्तर है। तो हाल ही में अमेरिका ने अल-कायदा के एक बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंप दिया है। उसे 19 मई को भारत लाया गया और पंजाब के अमृतसर स्थित एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और हैदराबाद का रहने वाला है। ये जुबैर अल-कायदा की फाइनेंसिंग का काम देखता था। उसे अमेरिकी अदालत में आतंकवादी घटनाओं में दोषी पाया गया है। तो ये 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 352 तक पहुँच सकते हो। सबका रिवीजन करते रहिए हर दिन।